हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है एडवोकेट सचिन त्यागी, जो कि आज मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में इनका उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल वाइज मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही उपयोगी है और सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या कोई भी भारत का नागरिक हो, उसे अपने अधिकारों के बारे में जरूर आवश्यक जानना चाहिए। तो आज इसी के संदर्भ में आपको बताने जा रहा हूँ। मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल आर्टिकल 7 से 35, इसको हिंदी में अनुच्छेद अनुच्छेद भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो आर्टिकल होते क्या है, और सॉरी, मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जिसके बिना किसी भी व्यक्ति के एक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जीवन कैसा? व्यक्तित्व के मानव जैसा जीवन, ऐसा नहीं पशु के जैसा जीवन, जो व्यक्ति को गरीबी जिंदगी जीने का अधिकार प्रदान कराता हो, वह एक मौलिक अधिकार के अधीन ही संभव हो सकता है। तो कितने अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार में हमें? अब है 6। पूर्व में कितने थे? अब 7। कौन कौन से? चलिए पहले देख लेते हैं वर्तमान में कितने हैं। वर्तमान में 6, पूर्व में कितने थे? 7। एक कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? ये नहीं है। अब नहीं है, जो कि अनुच्छेद 31 में था। अब अनुच्छेद 300 के में विधिक अधिकार के रूप में वर्णित है। ठीक है, समझ रहे हो? पूर्व में कितने मौलिक अधिकार थे हमारे? 7। एक हटा दिया गया है। कौन सा हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार, जो कि अब मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब कोई अधिकार ही नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। पॉइंट ये है, मौलिक अधिकार नहीं है। अब क्या हो गया? वो विधिक अधिकार, या कह सकते हैं इसको हम कानूनी अधिकार। ठीक है, लीगल राइट। अब क्या है? लीगल राइट। और कहाँ पर वर्णित है ये? पहले कहा था अनुच्छेद 31 में, और अब कहाँ पर है? अनुच्छेद 391। यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब कौन कौन से बचे हैं हमारे 6? उन्हें देख लेते हैं। पहला है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से
18 तक। दूसरे नंबर पे आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा 19 से 22 तक। इसके बाद आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। नंबर 4 पे आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। इसके बाद आता है नंबर 5 अल्पसंख्यक हित एवं संस्कृति शिक्षा का अधिकार। उनतीस व 30 में। इसके बाद है नंबर 6, क्योंकि आर्टिकल 31 जो कि संपत्ति का जो अधिकार दिया था वो अब समाप्त कर दिया गया है। संवैधानिक उपचरों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक है, तो 6 कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं हमारे? पहला राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। दूसरा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा हमारा स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए है, अल्पसंख्यकों के हित एवं संस्कृति शिक्षा का अधिकार। और छठा हमारा संवैधानिक उपचरों का अधिकार। इसका मतलब है कि हमें विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा गया है। ठीक है, अब आर्टिकल वाइज देख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या है आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति विधि के समान माना जाएगा। ठीक है, विधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति बड़ा छोटा गरीब काला गोरा इस प्रकार से विधि के अनुरूप भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 15 में किसी भी व्यक्ति को जाति धर्म उपजाति लिंग स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है वो भी अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्लोज में दिया गया है, परंतु उस पर कभी फिर बाद में विचार करेंगे। इसके बाद आता है अनुच्छेद 16, जिसमें सार्वजनिक नौकरियों में समान अवसर का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 17 में दिया गया है छुआछूत का अंत, कि किसी भी व्यक्ति स्पर्शता का अंत, छुआछूत का अंत। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 18 में क्या दिया गया है? उपाधि का अंत,
कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं लेगा, केवल शिक्षा और सैन्य क्षेत्र को छोड़कर इन 2 क्षेत्रों में की उपाधि ली जा सकती है, अन्यथा किसी भी अन्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई किसी से गिफ्ट या उपाधि नहीं लेगा। इसके बाद में आता है आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें नंबर 1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने का अधिकार। ठीक है। नंबर 2 पे शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, अगर ऐसा सम्मेलन से किसी की शांति या किसी प्रकार की हिंसा ना उत्पन्न होती हो, ऐसे सम्मेलन करने का हमको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। नंबर 3 पर आता है संगठन बनाने का अधिकार, कि हमें कोई भी अपने समान विचारों के व्यक्तियों के द्वारा इकट्ठे होकर हम किसी भी प्रकार का कोई भी संगठन बना सकते हैं। नंबर 4 पर आता है घूमने फिरने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति को भारतीय क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकता है, जिस उसको ये अधिकार संविधान के अनुरूप प्रदान किया गया है। इसके बाद आता है निवास करने का अधिकार, कोई भी भारतीय नागरिक भारतीय क्षेत्र में कहीं भी निवास कर सकता है, यह उसको अभी संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। और इसके बाद आता है आखिर में 6ठा व्यापार की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या किसी जात में जन्मा है तो वो उसी कोई काम करेगा जो उसके पूर्वज करते आ रहे हैं, वो अपनी क्षमता अनुसार अपनी योग्यता अनुसार कोई भी व्यापार कर सकता है। ठीक है, ये हो गई हमारा आर्टिकल 19 की बात। इसके बाद में आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 हमें दुहरी सजा से या कैदियों को एक प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है कि अगर किसी को एक केसेस में कोई सजा हो गई तो उसको उसी केस में पुनः दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। इसके बाद आता है आर्टिकल 21 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। इसमें है जीवन जीने का अधिकार। पॉइंट देने वाली बात यह है कि केवल जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार आपको नहीं देता है। ठीक है। आर्टिकल 21 के अंदर क्लोज 1 में है शिक्षा का अधिकार, जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान कराती है। इसके बाद आते हैं 22 में। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 किसी भी, चलिए तो कहाँ पर थे हम? आर्टिकल 22 पे। जैसा कि अभी बताया कि आर्टिकल 22 में हमें प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरुद्ध मतलब डिटेन, अरेस्ट एवं डिटेन से करने से कुछ प्रकार के मामलों में संरक्षण प्राप्त है एवं अपनी पसंद का वकील करने का, तथा पुलिस का यह कर्तव्य बनता है कि वो है अगर आपको गिरफ्तार कर रही है, डिटेन कर रही है, कि वो आपके फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करे कि आपको पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है या डिटेन किया गया है। ये अधिकार हमें आर्टिकल 22 प्रदान कराता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 23 पे। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार, मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है। अनुच्छेद 24 पर आ जाते हैं। अनुच्छेद बाल श्रम पर, या ऐसे कारखानों में जहां पर बच्चों की जिंदगी को खतरा होता है, ऐसे कारखानों में बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाने का कार्य अनुच्छेद 24 करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर किसी को कहीं भी किसी भी आर्टिकल में अब तक के पढ़ाए हुए में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम या कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो वो कमेंट में करे, मैं उसको अच्छे से बताने का पूर्ण प्रयास करूँगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धर्म परिवर्तन होता है वो भी आर्टिकल 25 के अंतर्गत ही होता है। सीधी सी बात है, प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, जिसमें उसकी क्या हो? श्रद्धा हो। पॉइंट ये है कि आप धर्म परिवर्तन तभी कर सकते हैं जब आपकी किसी धर्म में
श्रद्धा हो, उसमें विश्वास हो, उसको आप मानते हो, ना कि ऐसा कि आप किसी लालच में किसी धर्म में परिवर्तन हो रहे हैं। लालच को नहीं माना है, ध्यान रखना है। लालच के अनुसार धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। आपको दिली तौर पर उस धर्म में विश्वास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 26, जो कि हमें धार्मिक कार्यों करने के लिए कुछ प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान कराता है। इसके बाद आता है हमें आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है कि राज्य किसी भी धर्म के आधार पर कोई भी कर नहीं लगाएगा, मतलब धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। सिंपल है। नंबर 28 पे कि कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में उपासना का अधिकार, ठीक है, जो कॉलेजों में प्रार्थना वगैरह होती है ना, इसका अधिकार हमें आर्टिकल 28 के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 29 में, अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। इसके बाद आते हैं 30 में। 30 में संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी पसंद की शिक्षा व्यवस्था चला सकते हैं एवं उनके रखरखाव एवं संचालन भी अपने पास रख सकते हैं। सिंपल सी बात है, वो अपनी धार्मिक आधार पर शिक्षा व्यवस्था, स्कूल कॉलेजेस खोल सकते हैं और उनका प्रबंधन भी अपने हाथ में रख सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर, देवबंद में एक इस्लामिक संस्था है दारुल उलूम, वो भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत स्थापित है, ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 32, जो कि लास्ट और छठा हमारा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर किसी भी मौलिक अधिकार का किसी भी, ध्यान रखना है, सरकार के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति भी इसमें इंक्लूड हैं, किसी भी व्यक्ति या सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है या मौलिक अधिकार का अतिक्रमण किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वह अपने अधिकार का संरक्षण मांग सकता है, क्योंकि संविधान में सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लागू कराएगा, ठीक है। हालांकि हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, परंतु यहाँ पे इसे एक मौलिक अधिकार ही माना गया है, छठा। इसके अंतर्गत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तथा अपने मौलिक अधिकारों को लागू करा सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। ये हालांकि मैंने पूरा डिटेल में आपको नहीं बताया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, पर किसी भी छोटे मोटे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो यूपीएससी लेवल का ना हो, उनके लिए ये वीडियो आई होप बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो उसको ये अपने अधिकार ज़रूर पता होने चाहिए और उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। मेरा नाम था एडवोकेट सचिन त्यागी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।